हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम जून 2025 की सारे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट को डिस्कस करेंगे। इन लीगल अपडेट में हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिलीवर किया है और उसमें से क्या चीज़ें जो हैं वो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो की जो डिटेल फाइल है उसकी PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले केस की। केस का नाम है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड बिस्कुट डिवीजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस की बात करें तो यहाँ पे एक सवाल आया सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या बिजनेस को क्लोज करना भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो केस के फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड एक कंपनी होती है। ये एक ब्रिटानिया जो कंपनी है उसके साथ एक एग्रीमेंट में होती है 30 साल से, और उनका ये होता है कि वो उनके लिए बिस्किट वगैरह मैन्युफैक्चर करेंगे और ये सोल सिर्फ उन्हीं के साथ एग्रीमेंट होता है। अब ब्रिटानिया ने अपना एग्रीमेंट जो है इनके साथ ख़त्म कर दिया, इनके पास कोई और काम बचा नहीं, तो इन्होंने कहा कि हम अपनी जो मील है उसको ख़त्म करेंगे, उसको भी क्लोज़ करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इन्होंने एप्लीकेशन दिया। वहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी ने यहाँ पे कहा कि आपके एप्लीकेशन में कुछ कमी है, आप उसको फुलफ़िल करिए, और ये इन्होंने फुलफ़िल किया। फिर कुछ वहाँ पे से जो है रुकावटें आई और इसके बाद ये जो सारा प्रोसीजर है वो 60 डेज़ के पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाया। अब इसी बीच में जो ट्रेड यूनियन है वो जो है वो ट्रिब्यूनल के पास चली गई। ट्रिब्यूनल ने जो है कंपनी को क्लोज़ करने से मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे कहती है कि जो कंपनी है उसके पास राइट है अपने बिजनेस को क्लोज़ करने का, लेकिन ये सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और जैसा कि इस कंपनी के पास जो रीज़न है कंपनी को क्लोज़ करने का वो बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है क्योंकि भाई वो सोल डील करते थे ब्रिटानिया के साथ उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। अब वो कोई भी आगे फ्यूचर बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल है वगैरह है सारी चीज़ें वो ब्रिटानिया प्रोवाइड करता था। अब ये उससे बिस्कुट बनाते थे, तो जब सामने वाला जो प्रोवाइडर है वो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है वर्क आपको, तो आप आगे काम क्या करेंगे, वर्करों से काम क्या कराएंगे, उनको पेमेंट कैसे करेंगे। तो इस चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 60 दिन का फिर जो टाइम पीरियड था जिसमें गवर्नमेंट ये आपका सारा काम नहीं कंप्लीट करा पाई, तो इस वजह से आपको 60 दिन के बाद डीम टू बी क्लोज माना जाएगा। दूसरा कि जो डिप्टी सेक्रेटरी है उसका जो ऑर्डर था यहाँ पे और जो उससे डीलिंग हो रही थी वो यहाँ पे कहा गया कि वो एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है इस काम के लिए। इस काम के लिए जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो है मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री से ये सारा चीज़ होना चाहिए था। तीसरा यहाँ पे कहा कि जो जैसे कि ये सारी चीज़ें होने के बाद ट्रिब्यूनल में गए थे, ट्रिब्यूनल ने क्लोज़ करने से मना कर दिया। फिर हाई कोर्ट ने भी जो है वो गवर्नमेंट के एक्शन को ही सही कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ों को सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो है क्लोज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी, आपके पास राइट है, और जो 60 दिन का पीरियड ख़त्म हो गया था उसके बाद से आपको डीम टू बी क्लोज माना जाएगा। बस आपको जो कंपनसेशन अमाउंट है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, और यहाँ पर टोटल जो है कंपनसेशन अमाउंट 15 करोड़ जो है वर्कर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। नेक्स्ट केस की बात करें तो केस का नाम है सेलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ए गनाशेखरा एटसेट्रा। इस केस के फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे ये जो केस है वो चेक डिसऑनर से रिलेटेड है। यहाँ पे सवाल आया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या जो कंप्लेंट है वो एज ए विक्टिम अपील फाइल कर सकता है अगर उसके चेक डिसऑनर वाले केस में जो एक्यूज्ड है उसको जो है कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है। तो आप सभी को मालूम होगा एक प्रोविज़न है 372 जो कि बात करता है आपके अपील की, और उसमें जो एक आगे प्रोविज़न है 378(4) उसमें ये कहा गया है कि आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट एक स्पेशल लीव आपको अलाउ कर दे। तो अब इस केस में स्पेशल लीव अलाउ नहीं हुई थी, तो यहाँ पे जो विक्टिम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एज ए कंप्लेंट जो है मैं विक्टिम कंसीडर किया जाऊंगा, और जो डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2WA CRPC में, और यहाँ पे कंप्लेंट के में अगर किसी एक्यूज को जो है एक्विट किया जाता है तो उसको हाई कोर्ट में अपील करने के लिए स्पेशल लीव लेनी होती है। अब हाई कोर्ट ने तो हमें स्पेशल लीव दी नहीं, बट फिर भी हम यहाँ पे कंप्लेन करना चाहते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विक्टिम है चेक बाउंस वाले केस में बेसिकली जो डिफेक्टो कंप्लेंट होता है वो जो है स्पेशल लीव के बगैर भी जो है वो अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में, उसको यहाँ पे स्पेशल लीव की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट केस है बालाजी ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस की अगर हम बात करें तो ये केस बेसिकली रिलेटेड है आपका एक तरीके से एक्सटॉर्शन से। अब दो चीज़ें हैं, आप लोगों को पहले इसको समझना है। एक्सटॉर्शन में एक एक्सटॉर्शन के लिए फियर डाला जाता है सामने वाले के दिमाग में, और दूसरा उस फियर की वजह से सामने वाले से चीज़ें एक्सटॉर्ट की जाती है, चाहे वो मनी हो चाहे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो। इस केस में क्या हुआ कि सामने वाले को डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का एक तरीके से जो है वो थ्रेट दिया गया सामने वाले को कि अगर उसने अपनी जो बिज़नेस है उसने क्लोज़ नहीं किया
तो वो उसको मार देगा, है ना, उसके हाथ पैर तोड़ देगा, इस तरीके का थ्रेट था। या फिर 5 लाख रुपए उसने पर मंथ जो है वो सामने वाले पर्सन को, जो एक्यूज पर्सन, उनको नहीं दिया। तो अब ये मामला जब ट्रायल कोर्ट में पहुंचा तो ट्रायल कोर्ट ने इसमें जो एक्यूज पर्सन है उनको सेक्शन 387 के अंदर में समन किया। ये समन को जो है एक्यूज ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने समन को कॉश कर दिया, पूरी प्रोसीडिंग खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी हुई ही नहीं, सिर्फ उन्होंने धमकी वगैरह दी थी। अब आप सभी को मालूम हुआ कि एक तरीके से धमकी देना एक्सटॉर्शन के लिए भी ऑफेंस है ना, फियर में डालना सामने वाले को, नॉट धमकी, बेसिकली एक फियर में डालना कि भाई आपको हम मार देंगे आप अगर आपने ये सामान नहीं दिया तो। और अगर वो सामान जो है वो सामने वाला डिलीवर कर देता है तो कंप्लीट एक्सटॉर्शन हो जाता है। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने यही कहा कि भाई एक्सटॉर्शन के लिए ज़रूरी होता है ना प्रॉपर्टी डिलीवर करना, लेकिन अगर आपने सामने वाले को धमकी भी दी है और आपने सामने वाले को फियर में डाल दिया है, उस धमकी वजह से सामने वाले को एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और जो है वो ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो है वो पर्सन माना जाए कि उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने एक तरीके से इनवॉलंटरी नारकोटिक एनालिसिस टेस्ट को जो है वो अलाउ किया था और एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक पर्टिकुलर एक्यूज़ के अगेंस्ट में। तो इसी चीज़ को लेकर जो है उस एक्यूज़ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली कि उसका जो इनवॉलंटरी नारकोटिक एनालिसिस टेस्ट है उसका जो रिजल्ट है वो एक तरीके से उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है, और यहाँ तक कि वो जो है एविडेंस के रूप में एक्सेप्टेबल भी नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ये बात सही है। 2010 में भी हमने ये बात कही थी कि भाई इनवॉलंटरली जो है अगर आपका नारकोटिक एनालिसिस होता है तो वो इनएडमिसेबल होगा, उसको एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाएगा। और ये जो टेस्ट है पूरे तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो कि आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाता है, और दूसरा आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, उसके भी विपरीत है, उसको भी वायलेट करता है। नेक्स्ट केस है जूडे मेंडेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली केस आपका एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन से रिलेटेड है। वो इंडिया में सिटीजनशिप मांग रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कि वो इंडिया में रहा है और बहुत टाइम तक, और वो प्रोसिक्यूट किया गया है पाकिस्तान में ड्यू टू हिज रिलीजन। अब जाके आपको मालूम हुआ कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो 2014 की एक कट ऑफ डेट रखी गई, लेकिन ये जो पर्सन है 2016 में इंडिया आया था। तो इसने जो है इस एक्ट के जो प्रोविज़न है 6A को, इसको भी चैलेंज किया कि भाई ये जो डेट रखी गई कट ऑफ डेट, ये डेट गलत है ना, इसमें कोई इसका कोई रीज़न नहीं है। हालांकि आपका रीज़न ये है कि भाई प्रोसिक्यूट किया गया है तो कोई भी 5 साल इंडिया में रह रहा है तो उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। अब ये पर्सन भी बॉर्न इंडिया में, गोवा में हुए थे, बट इनको नागरिकता पाकिस्तान की थी। ठीक है, पाकिस्तान में ये रह रहे थे, लेकिन 2016 में पाकिस्तान छोड़ के फिर इंडिया आ गए। अब सारा जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इन सब चीज़ों को अभी हम नहीं देखेंगे, आपका जो हाई कोर्ट है आप अपने हाई कोर्ट के पास जाइए। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जो है वो रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया, और किसी भी टाइप का कोई भी जजमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिकली केस में नहीं दिया है, ना ही उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है सेक्शन 6A के जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। नेक्स्ट केस है आफ्ताब वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में एक एक्यूज पर्सन को बेल मिलने के बावजूद 28 डेज तक जो है जेल में रखा गया। अब इन सारी चीज़ों के पीछे जो रीज़न दिया गया जेल अथॉरिटी का, वो कहा गया कि कुछ टेक्निकल ओमिशन था, क्योंकि बेल ऑर्डर में एक सेक्शन है, सेक्शन 5 ऑफ द यूपी कन्वर्जन एंटी कन्वर्जन एक्ट जो है बेसिकली उनका, वो उसमें मेंशन नहीं था। अब यहाँ पे दो चीज़ समझने की है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया बेल का, उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन थी, बट जो लोअर कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है बेसिकली, उसने जब ऑर्डर दिया तो वो चीज़ मिस हो गई थी यहाँ। अब उस चीज़ की वजह से 28 दिन जब एक्यूज़ को रखा गया तो वापस से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई इसकी लेकर, और जब हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई जेल अथॉरिटी को। उन्होंने डीजीपी तक को बोला कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इतना दिन तक कोई बंदा जो है जेल के अंदर है बेल मिलने के बाद ही। तो उन्होंने कहा कि हमने एक्यूज़ को ऑलरेडी हेयरिंग होने से पहले रिलीज़ हो गया था बेसिकली वो, बट फिर भी यहाँ पे एक इंक्वायरी हुई है, जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कहा गया है। जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको कड़ी से कड़ी यहाँ पे सज़ा दी जाएगी, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चलेगा, और यहाँ पे कोर्ट ने 5 लाख का कंपनसेशन भी देने की बात कही है इस पर्टिकुलर केस में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। आई होप आपको ये सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं इसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।